नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मुद्दा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आज मुद्दा में मुद्दे की बात करेंगे। जी हां, हरियाणा के मन की बात करेंगे। हरियाणा में इन दिनों सियासी पारा एकदम चढ़ा हुआ है। विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे ही उम्मीदवारों की दिलों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही है। क्या बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाएगी या कांग्रेस बाजी मार जाएगी, या फिर केजरीवाल की आम आदमी पार्टी दोनों का खेल बिगाड़ेगी? ये सवाल सभी के मन में है। हरियाणा में लगातार तीसरी जीत की उम्मीद लगाए बैठी भारतीय जनता पार्टी को इस बार के विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका लग सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्शन से पहले आए पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की भविष्यवाणियां और मीडिया चैनलों के ओपिनियन पोल और उसके सर्वे के रिजल्ट चौंका रहे हैं। कुछ सर्वे के हिसाब से वहां बीजेपी सत्ता से हाथ धो सकती है। हरियाणा में एक चरण में 5 अक्टूबर 2024 को मतदान होगा, जबकि 8 अक्टूबर को परिणाम आ जाएंगे। 90 सीटों वाली हरियाणा में किसी भी दल को बहुमत के लिए जो मैजिक नंबर है वह 46 है। 46 सीटें चाहिए ही चाहिए। हरियाणा में राजनीतिक विश्लेषकों के अनुमान के हिसाब से राज्य में कांग्रेस की जीत लगभग तय मानी जा रही है। 90 विधानसभा सीटों वाले हरियाणा में कांग्रेस को 50 से अधिक सीटें मिल सकती हैं। वहीं चुनावी सर्वे बीजेपी को बहुमत से दूर दिखा रहे हैं। सट्टा बाजार का अनुमान भी कुछ ऐसा ही है और वह भी चौंका रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हरियाणा की जनता के मन में क्या है। तो जिस तरह से अब हरियाणा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे ही जितने कैंडिडेट्स हैं उनके दिलों की धड़कन, इसके साथ ही जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके दिलों की धड़कन भी बढ़ती जा रही है। 2 बार से लगातार वहां पर बीजेपी की सरकार काबिज है सत्ता में। ऐसे में अब क्या तीसरी बार बीजेपी हैट्रिक लगाती है या इस बार वो हैट्रिक लगाने से चूक जाती है? ऐसा इसलिए भी कहना बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि जितने भी सर्वेज हो रहे हैं, ओपिनियन पोल्स हो रहे हैं और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स जो भविष्यवाणियां कर रहे हैं, उसमें बीजेपी को बहुत ज्यादा आशा और उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है। साफ तौर पर इशारा जा रहा है कि शायद संभवतः इस बार कांग्रेस क्लीन स्वीप कर ले। हरियाणा में तो इतना भी बताया जा रहा है कि 90 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस 50 से पार जा सकती है और कुछ तो उन्हें 50 से 64 के फिगर के आसपास भी दिखा रहे हैं। लेकिन ये सब भविष्य की बातें हैं और इनके पीछे का एक सबसे बड़ा मसौदा तय करने की जिम्मेदारी हरियाणा की जनता को है। इसीलिए जनता के मन में क्या है, जनता किसे इस बार ताज पर बैठाएगी, किसके सर पर मुकुट सजेगा, यह अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। हरियाणा इसलिए भी बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि हरियाणा में लगातार 2 बार बीजेपी वहां सरकार बना चुकी है और इसके साथ ही वहां पर 6 महीने पहले, 8 महीने पहले नए मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी ने अपना पदभार ग्रहण किया था। उनके लिए भी यह एक लिटमस टेस्ट के जैसा होगा क्योंकि इस बार भी बीजेपी ने उन्हें ही अपना सीएम कैंडिडेट बनाया है। उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि बीजेपी के अंदर खाने में भी कई तरह की बातें सामने आ रही है। जिस तरह से बीजेपी के अंदर ऑल इज वेल दिखाने की कोशिश की जा रही है, क्या वह ऑल इज वेल है या नहीं, यह तो खैर 8 तारीख को ही तय हो पाएगा जिस दिन नतीजे आएंगे। लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि अब इन नतीजों के इर्द गिर्द बीएसपी और एएसपी कहां फिट बैठती है, क्योंकि ये 2 एंट्रेंट्स हैं जो हरियाणा में खेल बना भी सकते हैं, खेल बिगाड़ भी सकते हैं। और इसी बेहद अहम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से रामराजी शर्मा साहब जुड़े हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से वेद प्रकाश विद्रोही साहब जुड़ चुके हैं। थोड़ी देर में हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे साथ बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रदीप नरूला साहब भी जुड़ेंगे। आप तमाम मेहमानों का हमारे इस खास पेशकश में स्वागत है। सर, सबसे पहले रामराजी शर्मा साहब आप ही के पास आते हैं क्योंकि 2 बार से आप सरकार में हैं, चुनौती आपके लिए ही सबसे बड़ी है और इस बार एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी है। क्या आप इसी बात से आश्वस्त हैं
कि वोट बट जाएगा और आपको फायदा हो जाएगा। क्या इसी इत्मीनान से खुशी मिल रही है कि आप इसी डगर पर चलकर फिर से सरकार बना लेंगे, या फिर आपके पास भी कोई स्ट्रेटेजी है? क्योंकि जितने भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं और सर्वेज हैं वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि इस बार आपकी सरकार नहीं बन रही है। रामराजी शर्मा साहब, देखो, हमारा देवतुल्य जनता जनार्दन के ऊपर पूरा विश्वास है। जिस तरह से उनके आशीर्वाद से केंद्र में हमारी सरकार बनी है और ऐसे ही प्रदेश में भी हमारी सरकार बनने जा रही है, क्योंकि जनता भगवान का रूप होता है और जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। जिस तरह से उन्होंने विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सिर पर हाथ रखा और तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई, तो हम देवतुल्य जनता का आभार भी प्रकट करते हैं और हमारे को आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है कि जनता के आशीर्वाद से तीसरी बार हमारी सरकार बनेगी और आदरणीय नायब सिंह सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। और मैं बता रहा हूँ, जिस तरह से कांग्रेस की झूठ का पर्दाफाश हुआ है, कांग्रेस ने झूठ बोला, भाई संविधान बदला जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है। कांग्रेस ने झूठ बोला, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है। कांग्रेस ने झूठ बोला कि उन्होंने झूठे गारंटी कार्ड तक भी बांट दिए थे, बहनों के खाते में 1 लाख रुपए सालाना आएंगे, 8,500 रुपए महीना आएंगे, खटाखट फटाफट फटाफट। और वो खटाखट फटाफट वाले भागे भागे कर रहे हैं और बहनें वो गारंटी कार्ड लेकर उनके पीछे पीछे दौड़ रही हैं और खटाखट फटाफट वाले कहीं हाथ नहीं आ रहे। जिस तरह से उन्होंने हमारे प्रदेश की, देश की जनता को ठगया झूठ बोल के, तो जनता अपना आपको ठगा महसूस कर रही है। काट की अंडी एक बार चढ़नी भी चढ़ चुकी है। अगर झूठ बोलने में कोई इस तरह का कोई अवार्ड घोषित करें तो कांग्रेस अवार्ड को 100% जीतेगी। कांग्रेस झूठ बोलने में माहिर है। ठीक है, जनता के ऊपर आप विश्वास करते हैं और जनता के ऊपर आपने छोड़ दिया है और अब देखना दिलचस्प होगा। ठीक है, हमारी सरकार ठीक है, ओके। आप तो दावा करेंगे ही। वेद प्रकाश विद्रोही साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका भी रुख कर लेते हैं। विद्रोही साहब, 2011 का सेंसस कहता है कि तकरीबन 21% दलित आबादी है, 17 विधानसभा सीटें उनके लिए आरक्षित है, 35 पर उनका डायरेक्ट प्रभाव है। ऐसे में आपके लिए एक अच्छी बात यह है कि 2024 में 68% दलित वोट, लोकसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूं, आपके पास आई थी। 2019 की बात करें तो इन 17 प्रभावी सीटों, आरक्षित सीटों में से 7 आपने निकाली थी। आप आश्वस्त हैं कि दलित आपके साथ है, या फिर मायावती की पार्टी बीएसपी और एएसपी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी की एंट्री से आपको थोड़ी तकलीफ हो रही है? क्या लगता है आपको विद्रोही साहब? सर, आपको नमस्कार। नमस्कार। हमें किंचित मात्र 1 पैसे की भी चिंता नहीं है। हाँ, जब मायावती जी को उत्तर प्रदेश में ही कोई घास नहीं डालता तो हरियाणा ने तो कभी उनको घास डाली ही नहीं। आप जब से बीएसपी चुनाव लड़ रही है हरियाणा में, तब का राजनीतिक इतिहास ठाकर देख लो, कभी हरियाणा की जनता ने महत्व दिया हो तो हरियाणा की जनता अच्छी तरह जानती है, चाहे बीएसपी है चाहे एएसपी है, ये सब लोग भाजपा से पैसा लेकर वोट के बंटवारे पर करने के लिए भाजपा की पेरोल पर आए हैं। कोई नहीं इनको वोट देने वाला। 80 से 90% दलित कांग्रेस को वोट देगा और हम तो पूर्णतः आश्वस्त हैं, क्योंकि हम इसलिए आश्वस्त हैं कि हम दलितों के हितैषी हैं, सच्चे काम करने वाले हैं। हम भाजपा की तरह झूठ नहीं बोलते। अभी भाजपा के साथी हम पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे थे। अपना गिरेबान जाकर देखें, इस देश में किसने कहा था 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी मिलेगी? मोदी जी ने। इस देश में किसने कहा था कि विदेश से 15 लाख रुपए लाऊंगा, हर एक के खाते में जमा कर दूंगा? मोदी जी ने। इस देश में किसने कहा था हर किसान की आय दुगनी कर दूंगा? मोदी जी ने। अब मैं आपसे बड़ी विनम्रता से एक पत्रकार के नाते पूछना चाहता हूं, क्या किसान आय दुगनी हुई? आप 2 करोड़ रोजगार की बात तो छोड़िए, 45 सालों के अंदर भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। किसी के खाते में पैसा आया? आपने तो उल्टा लूट लिया आम आदमी को। आपने 40 लाख करोड़ रुपए आपने टैक्स बढ़ा दिया इसके अंदर पेट्रोल और डीजल का, और लूट कर वो पैसा 26 लाख रुपया दे दिया पूंजीपतियों को। जेब काटी आम आदमी की, हर डीजल पेट्रोल उपभोक्ता की, और जेब भरी पूंजीपतियों की। खेती के अंदर आप देख लीजिए, किसी किसान से पूछ लीजिए, आप हिसाब लगा लीजिए, खेत के अंदर 1
एकड़ के अंदर 20,000 रुपए की लागत बढ़ा दी इन्होंने। लागत 20,000 की बढ़ा दी और 6,000 रुपए का किसान सम्मान निधि का लॉलीपॉप देकर उसको लूटा जा रहा है। ये तो लुटेरी सरकार है, झूठी सरकार है। कहते हैं कि हम झूठ बोलते हैं। भाई आप हरियाणा के मुख्यमंत्री का ही देख लो, 25 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के बीच में 126 घोषणाएं कर दी, क्या एक भी लागू हुई? ये कहते हैं हमने 24 फसलों को एमएसपी दे दिया। अरे भाई झूठ तो कम बोलो। क्या हरियाणा के अंदर जूट की फसल पैदा होती है? हरियाणा में नारियल की फसल पैदा होती है? हरियाणा में मलदादी की फसल होती है? और आश्चर्यजनक बात, आप 6 अगस्त को 14 फसलों की एमएसपी की घोषणा करते हैं और खरीफ की फसल कब खरीदी जाएगी सर? अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर के अंदर किसकी सरकार बनेगी? कोई जरूरी है भाजपा की सरकार बनेगी? आपकी सरकार है नहीं, आपकी सरकार बन रही और कह रहे हमने एमएसपी दे दी। झूठी घोषणा करने से होता क्या है? अरे भाई 9.5 साल आपकी सरकार थी, यदि आप कितने ही बड़े किसान हितैषी थे तो देते किसानों को 9.5 साल पहले एमएसपी। आप कहते हमने रोजगार दे दिए। अब मैं झूठ बोल सकता हूँ, पर क्या मोदी जी भी झूठ बोल रहे हैं क्या? मोदी जी ने की सरकार ने पिछले साल पार्लियामेंट में आंकड़ा दिया है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस के जमाने से 3 गुना ज्यादा महंगाई बेरोजगारी बढ़ चुकी है। कांग्रेस के जमाने में 2.9% बेरोजगारी थी और बीजेपी के जमाने में 9% है। और उसको भी छोड़िए, अभी जो ताजा आंकड़ा सरकार ने बेरोजगार के दिया है, चलो वो भी मैं मान लेता हूँ। सरकार ने कहा 4.1% बेरोजगारी है देश में और हरियाणा में फिर भी 6 है। मतलब हरियाणा आज भी देश की औसत से ज्यादा है। हरियाणा के अंदर जब हमने सत्ता छोड़ी थी तो किसान खत्म कर देता हूँ सर, खत्म एक लाइन करके खत्म कर देता हूँ। किसान पर 79,000 रुपए प्रति किसान कर था। आज किसान कर्जदार हो गए हरियाणा का 1,82,922 रुपए का, तो 3 गुना ज्यादा उस पर कर्ज का बोझ लग गया। अब आप स्वयं अनुमान लगा ले, इन्होंने शासन किया है, किसान को लूटा है। ओके, पॉइंट टेकन। रामराजी शर्मा साहब, आप बातों को तो झूठ कह सकते हैं लेकिन आंकड़ों को तो झूठ नहीं न कह पाइएगा। वह भी जब सरकार की तरफ से यह जारी किए जाते हैं। आपके ऊपर यह आरोप लगता है कि आप पूंजीपतियों की सरकार है। मैं अपना सवाल पूछ लेता हूं, आप जवाब दीजिएगा। आप पूंजीपतियों की सरकार है, आपके ऊपर यह आरोप लगता है रामराजी शर्मा साहब। किसान आपसे नाराज हैं, जाट आपसे नाराज हैं, महिलाओं की यदि बात करें तो विनोद फोगाट की अभी प्रकरण के बारे में कुछ नहीं छुपा, उन्होंने भी कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, वो भी नाराज मानी जा रही है। ऐसे में अब आपके लिए चुनौती तो कठिन है ना शर्मा साहब? आप इस चुनौती को कैसे भुनाएंगे और किस बूते आप अपने आप को आगे आने वाले चुनावों में लेकर जाएंगे शर्मा साहब? ओके, रामराजी शर्मा साहब का फोन कट गया है, संपर्क उनसे टूट गया है। कोई बात नहीं, हम जब दोबारा जुड़ेंगे हम उनसे वह सवाल ले लेंगे। हम वेद प्रकाश विद्रोही साहब के पास ही चलते हैं। विद्रोही साहब, आपसे ही बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। आपको क्या लगता है बीएसपी INLD गठबंधन जो हुआ है और उसके साथ ही आजाद समाज पार्टी का जेजेपी के साथ गठबंधन है, इससे कुछ असर आपको पड़ेगा या आप आश्वस्त है कि कांग्रेस क्लीन स्वीप कर लेगी? इसके साथ ही आपके लिए एक और टेंशन की बात है, आम आदमी पार्टी भी इस बार 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सर, आपके पाले के वोट तो मतलब काटने के लिए कई कॉम्पिटिटर्स मैदान में हैं। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ कि कई वोट कटवा पार्टी भाजपा ने खड़ी कर रखी है। अब इनकी पोल भी खुद ही खुल रही है। अभी भाजपा, इनेलो, बसपा गठबंधन और हलोपा गठबंधन की पोल तो आपके सामने खुल गई। क्या आपने कभी सुना है कि कोई राष्ट्रीय पार्टी जो सत्ता में है वो अपना उम्मीदवार वापिस ले ले? हाँ, ये तो आपने देखा होगा, किसी दल का उम्मीदवार बिक जाता है, दबाव में अपना नाम वापिस लेता है, पर दल अपने उम्मीदवार का नाम वापिस नहीं लेता। भाजपा ने सिरसा से नाम वापिस ले लिया 16 तारीख को। और आपने अगर देखा हो 13 तारीख को गोपाल कांडा जो इनेलो के साथ बसपा हलोपा का गठबंधन है, 13 तारीख का उन्होंने क्या उन्होंने चैनल को बयान दिया कि भाई हम जब तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाएंगे और जितने हमारे उम्मीदवार जीतेंगे वो बीजेपी का साथ देंगे। और अगली बात, आपने कभी देखा मायावती को उपचुनाव लड़ते हुए? वो उत्तर प्रदेश में भी लड़ रही है। मायावती कहती है कि मैं किसी से गठबंधन नहीं करती, कहती है ना सर, पर वो यहाँ गठबंधन भी कर रही। क्यों कर रही है आपको मालूम है? ईडी सीबीआई का दबाव है। तो हरियाणा की जनता में तो क्लियर हो गया कि इनेलो बसपा गठबंधन और हलोपा गठबंधन तो बी टीम है,
और भाजपा से पैसे लेकर खड़ी है, तो उन्होंने खुद ही साबित कर दिया, हमें बस कहने की जरूरत चलिए नहीं है। बीटी में ओके, हमारे साथ प्रदीप, हाँ रोक रहे हैं सर, आपको रोक रहे हैं। लास्ट बात सर, लास्ट हाँ बात। जल्दी से। और जहां तक जजपा और आजाद समाज पार्टी का है, जजपा सारा हरियाणा जानता है कि धोखा देकर उनकी वोट बटोरी 19 में हाँ। और भाजपा की गोद में जा बैठे। अब ये फिर भाजपा की गोद में जाके बैठेंगे, हरियाणा की जनता अच्छी तरह जानती है। ओके, हरियाणा की जनता जानती है। नरूला साहब बतौर राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरूला साहब, इस बार क्या कहा जाए, हरियाणा का गेम बेहद इंटरेस्टिंग हो गया। एक तो मल्टी प्लेयर्स यहाँ पर आ गए हैं, यूपी की जो पार्टी है आजाद समाज पार्टी वो भी है, मायावती भी खैर लड़ती हैं, बीएसपी ने भी अपना दावा ठोक दिया है और तकरीबन अगर मैं गलत नहीं हूं 37 सीटों पर वो भी चुनाव लड़ रही है, 20 सीटों पर आजाद समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, बीजेपी का एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है, तीसरी बार सरकार चुनौतीपूर्ण लग रही है। कांग्रेस के लिए राहें कुछ फेवरेबल है, लेकिन क्या उतनी फेवरेबल है कि वह सरकार बनाने में कन्वर्ट हो जाएगी? नरूला साहब, आप बतौर एक्सपर्ट आपका टेक क्या कहता है? देखिए मैं आपको बताऊं हाँ कुणाल जी कि जिस तरह से सिनेरियो हरियाणा में है उसमें नो डाउट कांग्रेस एज पर है, कांग्रेस कहीं ना कहीं सेपरेट नजर आ रही है। लेकिन आप अभी मैं कांग्रेस प्रवक्ता की सारी बातें सुन रहा था, तो ये बड़े कह रहे थे कि जब हमारी जब कार्यकाल था तो बहुत अच्छी स्थिति थी और अब जो बीजेपी का कार्यकाल है उससे कई गुना ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी या इन्फ्लेशन बढ़ा, जो भी चीजें वो आंकड़ों के आधार पर बता रहे थे। तो अगर आपका काल बहुत अच्छा था और बहुत बढ़िया था तो शायद जनता असंतुष्ट थी, तभी आपको उन्होंने मौका नहीं दिया और बीजेपी को मौका दे दिया। और अगर मान लो कि अब जो कार्यकाल बीजेपी का 2 टर्म रहा है उसमें जनता उनसे असंतुष्ट होगी तो निसंदेह, चाहे वो जिस तरह की बात कर रहे थे कि वो वोट कटुआ है या जिस तरह की वो बी टीम है या जिस तरह से जनता सब जानती है, बहुत जागरूक जनता है, अगर वो संतुष्ट नहीं है बीजेपी से तो बहुत ज्यादा चीजें गिनवाने की या चीजों की जरूरत नहीं है। अगर जनता संतुष्ट नहीं है तो जनता अपने आप निपटा देती है, लोग अपने आप फैसला कर देते हैं कि अब आपकी जरूरत नहीं है या आपके कार्यकाल से हम संतुष्ट नहीं है या आप चीजों को नहीं संभाल पा रहे। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर हैं। ओके। और मेरे ख्याल से कि जब लोग परेशान होते हैं, एक राजनीति में एक बहुत बड़ा शब्द है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो हर सत्ताधारी के कार्यकाल में लास्ट में आता ही है। वो चीजें भी, फैक्टर भी काम करेंगे। और निसंदेह रूप से कि ये कह देना कि जैसे कह रहे थे कि दलित वोट तो सारे हमारे साथ हैं, सबको नकारने की बात करें तो ठीक है, लोकसभा में जो कुछ हुआ, जो घटित हुआ, जिस तरह के परिणाम आए उनसे ऐसा लगता है, लेकिन मेरा मानना है कि लोकसभा और विधानसभा की परिस्थितियां बिल्कुल अलग होती हैं, बिल्कुल भिन्न होती हैं। उसमें वो फैक्टर काम नहीं करते जो लोग विधानसभा में जो काम कर रहे होंगे वो फैक्टर लोकसभा में काम नहीं करते, जो लोकसभा में फैक्टर काम किए हैं वो विधानसभा में नहीं करते। ओके नरूला साहब, पॉइंट टेकन। आपके पास फिर से आते हैं। रामराजी शर्मा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शर्मा साहब, पहले आला कमान शब्द हम कांग्रेस के तरफ से सुनते थे लेकिन बीजेपी की तरफ से नहीं, अब तो बीजेपी में भी आला कमान के ऊपर चीजें छोड़ी जा रही है। मेरी सबसे बड़ी टेंशन तो इस बात को लेकर है कि आप कांग्रेस को घेरते हैं कि उनके पार्टी के अंदर अंदरूनी कलह है, आपके यहाँ भी क्या कोई अंदरूनी कलह है? ऑल इज वेल है? क्योंकि अनिल विज का स्टेटमेंट आया है और उन्होंने सीएम पद के लिए अपनी दावेदारी ठोकी है, आला कमान पर भी छोड़ा है। कुछ अंदर भी विद्रोह हो सकता है क्या इस बार शर्मा साहब? देखो, मैं आप बताना चाहूंगा, हमारे यहाँ कोई इस तरह की बातें नहीं है। हमारा विश्व में सबसे बड़ा संगठन है और आदरणीय अनिल विज जी हमारे बहुत सीनियर नेता हैं। विज साहब ने कहा है आला कमान पे छोड़ते हैं, कहा है उन्होंने। क्या जी? विज साहब ने कहा है आला कमान पे हम फैसला छोड़ेंगे लेकिन सीएम की दावेदारी में ठोकूंगा क्योंकि मैं सीनियर मोस्ट हूं, लोग चाहते हैं कि मैं सीएम बनूं। देखो, इच्छाएं सीमित होती हैं और इकोनॉमिक्स का नियम है, एक इच्छा की पूर्ति होती है जब दूसरी जागृत हो जाती है। इच्छा करना कोई बुरी बात नहीं है, ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में हर एक आदमी अपनी इच्छा प्रकट करता है और हमारे हाईकमांड ने पहले तय कर रखा है। आदरणीय नायब सिंह सैनी जी की अध्यक्षता में हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और अगले मुख्यमंत्री भी हमारे आदरणीय नायब सिंह सैनी होंगे। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है। और जिस तरह से
हमारे बड़े भाई वेद प्रकाश विद्रोही जी हैं, भाई हमारे बड़े भाई, हम इनका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन ये भी झूठ बोलने लगे। कर ले झूठ बोलने में तो अगर कोई, मैंने आपको बताया, कोई अवार्ड घोषित किया जाए ना तो कांग्रेस पार्टी एक नंबर है। ये तो झूठ बोलने में अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त कर सकती है। एक मिनट विद्रोही साहब, ठीक है, बातें तो झूठी हो सकती हैं। जिस तरह से इन्होंने झूठ बोला, संविधान बदला जा रहा, संविधान बदला जा रहा। हाँ विद्रोही साहब एक बार शर्मा साहब को सुन लेते हैं। खाता में 1 लाख आएंगे, 1 लाख आएंगे, हम लोगों ने सुन लिया है। 8,500 रुपए महीना आएंगे, खटाखट फटाफट वो खटाखट फटाफट वाले भागे फिर रहे, बहने पीछे दौड़ रही है। शर्मा साहब वो सबको पता है ना कि आप सरकार में आइएगा तभी तो पैसे दीजिएगा ना। जनता जाग चुकी है, जनता इनकी बहकाई में नहीं आएगी और जनता ने मन बना लिया है। विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देकर तीसरी बार उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया है, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जो बहुत ही लोकप्रिय हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं, हमने 58 साल के बाद में ओबीसी समाज से सीएम बनाया है। तो अगले मुख्यमंत्री जनता के आशीर्वाद से यही बनने जा रहे हैं। और कांग्रेस तो एससीबीसी समाज की घोर विरोधी है। ठीक है, मेरा सवाल है, ओबीसी समाज को तो आपने मुख्यमंत्री बना दिया, जाट से भी किसी को बनाइएगा क्या? देखो हमारी तो छत्तीस बिरादरी की पार्टी है, हम राष्ट्रवादी है, राष्ट्रवादी जातिवादी नहीं है। अच्छा, हमने महसूस किया 58 साल हो गए थे, ओबीसी समाज से, एससीबीसी समाज से कोई सीएम चेहरा नहीं बना था, इसलिए पार्टी ने उनको ओबीसी समाज से सीएम बनाया और अगला मुख्यमंत्री भी हमारा नायब सिंह सैनी होगा। और रही बात आपने जाट समाज की बात कही, हर एक पार्टी हर एक समाज को उसका सम्मान देती है, सबको सम्मान देती है। हमारे धनखड़ साहब हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं, कैप्टन अभिमन्यु जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और आदरणीय सतीश पुनिया जी हैं, हमारे प्रभारी हैं। ठीक है, ओके। और राष्ट्रीय मैं आपको बताना चाहूंगा, नाम गिन रहे हैं आप, हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति जी हैं, वो धनखड़ साहब, वो जाट समाज से हैं। तो सभी समाजों को हम बराबर मानते हैं, हम राष्ट्रवादी है, राष्ट्रवादी। ओके, राष्ट्रवादी है। शर्मा साहब ने कहा वो राष्ट्रवादी है। विद्रोही साहब, हालांकि बातों को झुठलाया जा सकता है, आंकड़ों को नहीं, उस बात से मैं सहमत हूं, लेकिन जिस तरह से ये कॉन्फिडेंस से लबरेज हैं शर्मा साहब की भाई इस बार फिर तीसरी बार हैट्रिक लगेगी, ऐसे में विद्रोही साहब कांग्रेस की तरफ से आपका क्या कहना है? देखिए सर, ये कोई लबरेज नहीं है, ये लफाजी कर रहे हैं। मैंने अब आपने कभी सुना है आज तक कि लोकसभा चुनाव में कोई दल हार जाए और उसने कोई वादे किए हो और जनता कहती हो आप ये पूरे करो? क्या भारत की जनता को इतने मूर्ख और नासमझ समझते हैं कि जिसकी सरकार नहीं बनी उनसे वादे पूरे करवाएंगे? वो तो कहा मैंने उनको, जब सरकार ही नहीं बनी तो फिर वादे कैसे पूरे? मेरे भाई हम तो सबको बराबर मानते हैं प्रकाश भाई। एक मिनट शर्मा साहब, आपने बोला विद्रोही साहब को सुन लेते हैं। शर्मा साहब प्लीज शर्मा साहब प्लीज, आपने अपनी बात रखी, काउंटर मत कीजिए। अब एक बार विद्रोही साहब को सुन लेते हैं, फिर आप बताइएगा। हो गया शर्मा साहब। विद्रोही साहब आप कंटिन्यू कीजिए। शर्मा साहब आप उनको भी तो सुन लीजिए सर, आपको सुना उन्होंने, आप उनको भी सुन लीजिए प्लीज। किसने कह दिया जाट समाज हमारे से नाराज है? शर्मा साहब नाराज नहीं है, प्लीज आप उनको सुन लीजिए। विद्रोही साहब प्लीज। मैंने ये बात केवल इसलिए कही, उससे ये पता चलता है कि कितने बड़े अफवाहबाज और असत्यवादी हैं। क्योंकि असत्य बोलते हैं, सत्य ये बोलते ही नहीं। और ये कहते हैं कि हमने ओबीसी को मुख्यमंत्री बना दिया और हम जातिवाद नहीं मानते, हम राष्ट्रवाद को मानते हैं। अरे सर, क्या राष्ट्रवाद को मानने वाले ये कहेंगे कि हमने फला जात को मुख्यमंत्री बना दिया, फला जात को मुख्यमंत्री बना दिया? अपनी बात खुद काट रहे हैं। दूसरी बात, हाँ सर, निगाहों में समानता रखिए यदि आप यह बात करते हैं। ठीक है, आप दोनों को हम लोगों ने सुना। नरूला साहब, ओके शर्मा साहब काउंटर हो गया। नरूला साहब आपसे एक आखिरी प्रश्न है और क्लोजिंग कीजिएगा जरूर बताते हुए कि हरियाणा विधानसभा चुनाव, प्लीज सर आप दोनों का हो गया, नरूला साहब से भी एक्सपर्ट टेक ले लेते हैं। नरूला साहब, इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा, ये किन फैक्टर्स पर निर्भर कर सकता है? और यह जो राजनीतिक बयानबाजी का दौर अपने चरम पर है, क्या इससे कोई फायदा होगा किसी को? देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमारे हरियाणा के विधानसभा चुनाव में एक जाति जो फैक्टर है, जो जातिवाद का फैक्टर है, वो हमेशा कारगर रहा है और हमेशा निर्णायक भी रहा है। ओके, तो अगर इसको हम नाकार नहीं सकते, क्योंकि विभिन्न राजनीतिक दल इसी आधार पर टिकट वितरण भी करते हैं, प्रत्याशी घोषित भी करते हैं। तो अगर ये मान लिया जाए कि इस तरह का कोई
फैक्टर काम नहीं करता। और जहां तक वो राष्ट्रवाद की बात है, वो फैक्टर लोकसभा चुनाव में प्रभावी होता है और लोकसभा चुनाव में ही ज्यादा कारगर सिद्ध होता है। हमारे विधानसभा चुनाव में न केवल जातिगत समीकरण, न केवल स्थानीय मुद्दे रिलाई करते हैं, बाकी चीजें बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती। थोड़ा थोड़ा प्रभाव तो सभी का होता है, लेकिन बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती। और वही फैक्टर आगामी विधानसभा चुनाव में भी रहेगा, निसंदेह। और मैं जो पहले भी मैं कह चुका हूं कि परिस्थितियां जो है उसमें अभी तक जो एज है वो कांग्रेस को है, इसमें नो डाउट। ओके, क्लियर एज फिलहाल। यस प्लीज। बट निर्णायक जनता है, फैसला उन्होंने करना। निर्णायक जनता है, फैसला उन्होंने करना है। कांग्रेस को एज है, लेकिन बात बिल्कुल सही और सटीक है कि जो फैक्टर्स लोकसभा चुनाव में काम करते हैं वही फैक्टर्स विधानसभा चुनाव में काम करें, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दोनों के फैक्टर अलग है। बात हम हरियाणा के मन की कर रहे हैं, लेकिन जनता के मन में क्या है यह देखना दिलचस्प होगा। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त दिया, आपने अपनी बातें दर्शकों के सामने रखी, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। हरियाणा में अब चुनाव होने वाले हैं और चुनाव के बाद नतीजे, और यह नतीजे तय करेंगे कि हरियाणा के मन में क्या है, वाया जनता के मन में क्या है। जिस पर मुहर लगेगी उसी का असर दिखेगा, वही ताज उसके मुकुट पे यानी सर पर एक मुकुट सजेगा और वही मुख्यमंत्री बनेगा। हमारे साथ हमारे इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।